हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रसदानी या वैक्यूल्स। वैक्यूल्स और रिक्तिका। कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। जैसे प्लांट सेल में रसदानी पाई जाती है, अदर जंतु के अंदर जैसे फूड वैक्यूल्स हो गई, या अपन कहें संकुचनशील रिक्तिका आदि रिक्तिकाएं कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे अगर कोशिका की बात करें, ये जंतु कोशिका की बात करें तो छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है फूड वैक्यूल्स के रूप में, खाद्य रिक्तिका के रूप में। और अगर अपन पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम रसदानी कहते हैं। या हम अदर कोई प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स में संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। जैसे स्वच्छ जलीय एनिमल की बात करें, स्वच्छ जलीय एनिमल जो एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिकाएं। तो रिक्तिका जो है वो सजीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है। और रिक्तिकाएं कार्य के आधार पर रिक्तिकाएं 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है। हम चारों को एक साथ देख लेते हैं कि रिक्तिकाएं जो है वो कोशिकाओं में अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग प्राणियों में या पादपों में अलग अलग प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन अपने उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग किया है। तो 4 प्रकार की रिक्तिकाएं कौन कौन सी होगी? जैसे रसदानी, इसको वैक्यूल से कहेंगे, वैक्यूल। दूसरे प्रकार की बात करें संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। तीसरी हम देखें खाद्य रिक्तिकाएं, खाद्य रिक्तिका। और फोर्थ हम देखें वायु रिक्तिका, वायु रिक्तिका। तो ये जो 4 प्रकार की रिक्तिकाएं इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसे हम फूड वैक्यूल कहेंगे और इसे हम एयर वैक्यूल कहेंगे, एयर वैक्यूल। तो देखो 4 प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। अब ये रिक्तिकाएं कहां कहां पर पाई जाती है इसकी अपन बात करते हैं। वैक्यूल यानी कि रसदानी, जो पादप कोशिकाएं जो होती हैं, इस तरह से देखो, ये आपकी प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर देखो यहाँ पर ये इसकी कोशिका झिल्ली है। और इस प्लांट सेल के अंदर अगर अपन बात करते हैं रिक्तिका की तो केंद्र में, यहाँ पर केंद्र में रिक्तिका या रसदानी पाई जाती है। इसके केंद्र में उपस्थित होने के कारण इसके जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं? परिधि की ओर चले जाते हैं। जैसे हरित लवक है या प्रोटोप्लाज्म जो है इसका, वो कहाँ पर चला गया? परिधि में, क्योंकि इसका पादप कोशिकाओं के केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जिसे रसदानी कहते हैं और पादप कोशिका का लगभग 90% भाग को कवर कर लेती है। यानी कि सेंटर में उपस्थित है तो उसका सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइड में चला जाता है, परिधि की ओर चला जाता है। सारे के सारे ऑर्गेनेलेज यानी कि कोशिकांग जो है वो भी परिधि की ओर चले जाते हैं। तो देखो इस प्रकार ये जो रिक्तिका है ये केंद्र में उपस्थित है और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये जो परिधि की ओर चला गया इसको हम कोशिका द्रुति कहते हैं, कोशिका द्रुति। इसके द्वारा आसानी से प्लांट्स के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है, दूसरी कोशिकाओं के साथ गैसों का आदान प्रदान होता है, कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान में हेल्प मिलती है। इसलिए जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका झिल्ली के पास, कोशिका भित्ति के पास स्थित होता है। अब इस रसदानी के अंदर
यह जो रसदानी है यह कोशिका द्रव्य का अजैविक भाग होता है, यानी कि इसमें भरे हुए जो खाद्य पदार्थ है इसमें अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है और अनेक प्रकार के पिगमेंट्स उपस्थित होती है। तो देखो ये जो रसदानी है यह कहाँ पर पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। दूसरा देखें तो यह पादप कोशिका के केंद्र में, कोशिका के केंद्र में स्थित होती है। केंद्र में कोशिका का 90% भाग घेरती है, 90% भाग कवर करती है, घेरती है। अब इस जो ये रिक्तिका है इसकी झिल्ली को, इस रिक्तिका के अंदर देखो जो द्रव भरा रहता है उसे हम कोशिका रस कहते हैं। तो रिक्तिका के इस रसदानी के, हम ऐसे बात करें कि रसदानी का द्रव जो है, रसदानी में भरे द्रव को कोशिका रस कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। अब देखो इस कोशिका, यह जो है यह कोशिका द्रव्य का निर्जीव पदार्थ होता है। तो यह निर्जीव पदार्थ होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। कोशिका रस में, कोशिका रस में अनेक वर्णक पाए जाते हैं, अनेक वर्णक पाए जाते हैं। ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। कोशिका रस में अनेक वर्णक पाए जाते हैं, कौन कौन से? यहां पर बात करें, कोशिका रस में अनेक वर्णक, वर्णक जैसे जैसे एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन व एंथोजेंथीन पाए जाते हैं, एंथोजेंथीन पाए जाते हैं। अब देखो ये जो कोशिका, ये रसदानी जो है, इस रसदानी में भरा हुआ यह द्रव क्या कहलाता है? कोशिका रस कहलाता है, कोशिका रस। और कोशिका रस को हम सेल सेप कहते हैं, सेल सेप। यह जो झिल्ली है रिक्तिका की, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो इसका जीवित भाग होता है, टोनोप्लास्ट, लिविंग पार्ट ऑफ वैक्यूल्स। तो कोशिका, ये जो रसदानी है इसका जीवित पार्ट कौन सा हो गया? कोशिका, ये टोनोप्लास्ट, जो इसकी झिल्ली है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो रसदानी की झिल्ली क्या कहलाती है? रसदानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। तो ये देखो इस तरह से कोशिका के अंदर है, पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इस रिक्तिका में भरा हुआ जो द्रव होता है, निर्जीव द्रव होता है, इसमें अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं और इसमें वर्णक पाए जाते हैं। और वर्णक कौन कौन से बात की थी हमने? एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन तथा एंथोजेंथीन नामक वर्णक पाए जाते हैं। एंथोजेंथीन जो है वो पीला रंग देता है और यह जो है एंथोजेंथीन, इसकी बात करें तो यह बैंगनी, लाल रंग, लाल और नारंगी रंग देता है। ये जो है दोनों के, इस तरह के जो वर्णक जो कोशिका रस में पाए जाते हैं, ये फल, भित्ति तथा फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। फूलों को रंग प्रदान करते हैं, फल भित्तियों को रंग प्रदान करते हैं। तो दो प्रकार के अपन ऐसे कहें कि एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका रस के अंदर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो रिक्तिका है इसकी झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। कोशिका रिक्तिका के अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? कोशिका रस कहलाता है, इसे सेल सेप कहते हैं। इसके अंदर अनेक पदार्थ भरे रहते हैं। कोशिका का 90% भाग जो है वो रिक्तिका घेरे रहती है। इसके बाद हम दूसरे प्रकार की रिक्तिका की बात करते हैं, संकुंचनशील रिक्तिका या संकुंचनशील रसधानी जिसे कहते हैं। संकुंचनशील रिक्तिका जो है वो प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ,
में पाई जाती हैं। अब एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका में निरंतर भरने वाला द्रव जल जो है, मान लो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में पाई जाती है। और कौन से प्रोटोजोआ? जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अब इसका कार्य क्या होगा? अब स्वच्छ जल में हमने जैसे अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अमीबा प्रोटियस है। अमीबा प्रोटियस जो है वो स्वच्छ जल में उपस्थित होता है। और अमीबा प्रोटियस के अंदर का जो द्रव होता है, जिसको हम कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर अनेक लवण पाए जाते हैं। और बाहर क्या है? बाहर का जो मीडियम होता है, यानी कि ये जो अमीबा के हम स्वच्छ जल वाले जंतुओं की बात कर रहे हैं, तो स्वच्छ जल के अंदर लवणों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और प्रोटोप्लाज्म में, यानी कि अमीबा के अंदर पाए जाने वाले जो द्रव है प्रोटोप्लाज्म में, उसमें क्या होता है? लवणों की मात्रा अधिक होती है। तो अब देखो, जल जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करता है। हम आगे जब प्रकाश संश्लेषण वगैरह पढ़ेंगे, उस दौरान हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये परासरण क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं इस अमीबा की। ये अमीबा जो है आपका कहाँ पर? सराउंड में जो इसके वाटर प्रेजेंट होता है, ये अमीबा कौन से वाटर में उपस्थित है? स्वच्छ जल के अंदर। यह क्या है? फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब इस अमीबा के अंदर देखो, भरा जो द्रव है, इस द्रव के अंदर लवणों की सांद्रता अधिक होती है और यहाँ पर लवणों की सांद्रता कम होती है। ये क्या है? इसका प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म में लवणों की सांद्रता अधिक है, लवणों की सांद्रता अधिक है। जबकि जल की सांद्रता क्या होगी? इसके अपेक्षा बाहर के सराउंड में उपस्थित जो जल है, वाटर है, परिवेश में उपस्थित जल की अपेक्षा यहाँ पर उपस्थित जल की मात्रा क्या है? कम है। तो जल की सांद्रता यहाँ पर क्या है? कम है। तो यहाँ पर जल की सांद्रता ज्यादा है, जबकि लवणों की सांद्रता बाहर कम है। तो जल जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करता है, वाटर। इसलिए निरंतर जल जो है वो इसकी कोशिका झिल्ली के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके थ्रू इस अमीबा के अंदर प्रवेश करता रहता है। यानी कि जो भी स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन्स होते हैं एक कोशिका, उसमें जल निरंतर अंदर प्रवेश कर रहा है। अब इस जल को बाहर निकालने के लिए, अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो अमीबा की कोशिका, अमीबा जो वो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इस जल को बाहर निकालने के लिए इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती हैं इस तरह से। और ये सारी रिक्तिकाएं जो है ये इकट्ठी होकर के और एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। और इस रिक्तिका को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका। अब ये जो संकुचनशील रिक्तिका है, इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा है। अब यह जाएगी इस झिल्ली के पास, मेम्ब्रेन के पास जाएगी और यहाँ पर अटैच हो जाएगी और यहाँ से जल को बाहर निकालती रहती है। यानी कि जल अंदर भरता रहता है, अतिरिक्त जल को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य कौन करके जाती है? संकुचनशील रिक्तिका। इसलिए इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि जंतुओं में, एक कोशिकीय स्वच्छ जलीय जंतुओं में जल की सांद्रता को बनाए रखती है, यानी कि परासरणीय सांद्रता को नियंत्रण करने का कार्य करती है। कैसे कर रही है? जल भर रहा है, जल को बाहर निकाल रही है, फिर जल और भर जाता है, निरंतर इसको बाहर निकालती रहती है। तो इसके कार्य को देखें हम, तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? यहाँ पर देखें कि इसका कार्य क्या है कि जल कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर परासरणीय सांद्रता को रेगुलेट करती है। परासरणीय सांद्रता को नियंत्रित करना। अगर इस अमीबा प्रोटियस को हम
मरीन वाटर में डाल दें। मरीन वाटर क्या होता है? जल दो प्रकार का होता है, एक लवणीय जल होता है और एक अलवणीय जल होता है। अलवणीय जल जिसमें लवणों की मात्रा कम होती है, लवणों की सांद्रता जिसमें कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वच्छ जल कहते हैं। स्वच्छ जल जैसे कौन सा हो गया? आपके पोन्ड्स में यानी कि तालाबों में पाया जाने वाला जल, झरनों का जल, नदियों का जल, ये क्या होता है? स्वच्छ जल होता है। तो ये एक तो ये होता है। तो स्वच्छ जल में ये जो जंतु पाए जाते हैं, इसमें बाहर से अंदर पानी प्रवेश करता है, क्योंकि बाहर वाटर की सांद्रता अधिक होती है और कोशिका के अंदर वाटर की सांद्रता कम होती है। लेकिन अगर इसी को हम लवणीय जल में डाल दें, अब ये लवणीय जल कौन सा होता है? जिसमें लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है। खारा पानी होता है, कौन सा? जैसे समुद्र का पानी। तो समुद्र में पाया जाने वाला जल जो है वो कौन सा होता है? लवणीय जल होता है। अगर इस प्रोटोजोआ को हम, कौन से प्रोटोजोआ को? जो प्रोटोजोआ या जो अमीबा प्रोटियस जो स्वच्छ जल में पाया जाता है, इसको अगर हम लवणीय जल में डाल देते हैं तो क्या होगा? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर अमीबा प्रोटियस को जो स्वच्छ जल में पाया जाता है, इसको अगर लवणीय जल में डाल देते हैं तो क्या होगा? तो ऑप्शन में आपको लिखा मिलेगा संकुचनशील रिक्तिका गायब हो जाती है। फिर इसका कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि अंदर का इसका जो लवणों की सांद्रता और बाहर भी लवणों की सांद्रता क्या होती है? लगभग इक्वल रहती है। इसलिए इस रिक्तिका का यहाँ पर कोई काम नहीं रह जाता है और वो गायब हो जाती है। तो इस प्रकार देखें कि स्वच्छ जलीय जो एक कोशिकीय प्रोटोजोअन्स है, उसमें क्या पाई जाती है? संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जो कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है, यानी कि कोशिका के अंदर प्रासरणीय सांद्रता को बनाए रखने का कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रकार की रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स। ये जो फूड वैक्यूल्स है, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि जैसे जंतु कोशिकाओं में सभी प्रकार के जंतु कोशिकाओं में और पादपों में भी पाई जाती है, तथा प्लांट सेल में पाई जाती है। अब ये जो खाद्य रिक्तिकाएं हैं, कोई भी भोजन कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पहले क्लास में बहुत बार बात कर चुके हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस के दौरान बाहर कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी फूड मटेरियल बाहर है तो उसको अंदर लेगा। ये जब इसको अंदर लेने की प्रोसेस होती है तो इसमें ये कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है और एक वेसिकल का निर्माण करती है, जिससे ये जो बाहरी खाद्य पदार्थ है वो इस वेसिकल के अंदर आ जाता है और यहाँ से पिंच होकर के टूट जाती है और इस झिल्ली से अलग हो जाती है। ये झिल्ली अपना वापस मिल जाती है और यहाँ पर ये क्या बन गई? आपकी एक फूड वैक्यूल बन जाती है, जिसे हम एंडोसोम कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका। तो ये सभी प्रकार की लगभग कोशिकाओं में पाई जाती है। मुख्य रूप से जंतुओं की कोशिकाओं की बात करें तो खाद्य रिक्तिकाएं जो है वो बक्षाणु कोशिकाएं जो होती है, बक्षाणु जो होते हैं, बक्षाणु या हम इन्हें क्या कहते हैं? फैगोसाइट्स में ये पाई जाती हैं अधिकतर। किसमें? फैगोसाइट्स में पाई जाती है। फैगोसाइट्स क्या करता है? जो भी बाहर से मटेरियल आता है, रोगाणु आता है, कीटाणु आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, कुछ भी आता है, उसको इनगल्फ करता रहता है, उसको खाता रहता है और उसमें इस तरह की धानियां बनती रहती है। तो खाद्य रिक्तिकाएं दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतुओं में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं में? फैगोसाइट्स या जिसे हम बक्षाणु कहते हैं, उनमें प्रेजेंट होती है। बात करते हैं अपन वायु रिक्तिका की, एयर वैक्यूल्स। वायु रिक्तिका जो है वो देखो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है। और जो एनिमल्स, जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जो जल में रहते हैं, उनके अंदर स्पेशली पाई जाती है और ये क्या करती है? उसके अंदर जो हवा से भरी रहती है और उसको उत्प्लावकता प्रदान करती है। तो मोस्टली वायु रिक्तिकाएं जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? प्रोकैरियोट्स में। तो हमने 4 प्रकार की रिक्तिकाएं पढ़ी, कौन कौन सी? जैसे रसधानी पढ़ी जो कहाँ पर पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर। दूसरी हमने संकुचनशील रिक्तिका पढ़ी जो कहाँ पर पाई जाती है?
है स्वच्छ जलीय एक कोशिकीय प्रोटोजोअन्स के अंदर पाई जाती है। तीसरी प्रकार के हमने खाद्य रिक्तिका पढ़ी, और खाद्य रिक्तिका कहाँ पर पाई जाती है? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में ही पाई जाती है। एनिमल सेल्स की बात करें तो उनमें मुख्य रूप से जो फैगोसाइट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तीसरे हम देखें वायु रिक्तिका या एयर वैक्यूल्स जो ओनली एंड ओनली प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमने ये 4 प्रकार की रिक्तिकाएं पढ़ी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केंद्रक। हम कोशिका पढ़ रहे हैं और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे कोशिकांग आज कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास रहता है कि कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक। केंद्रक के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है केंद्र, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। कोशिका का, इसको नियंत्रक केंद्र कहते हैं, कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसलिए केंद्रक को क्यों क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रक केंद्र, यानी कि कंट्रोलर सेंटर कौन सा होता है? कोशिका का केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक जो है रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा और केंद्रक को हैमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने, हैमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने इसे केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा। कोशिका का नियंत्रक केंद्र, नियंत्रक केंद्र तथा इसको कोशिका का डायरेक्टर कहा। कोशिका का डायरेक्टर, कोशिका का डायरेक्टर कहा। देखो किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला ये क्या है? आपका केंद्रक। ये आपकी कोशिका है और इस कोशिका के केंद्र में ये उपस्थित है केंद्रक, न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसने कहा था? हैमरलिंग ने। कोशिका का नियंत्रक केंद्र भी कहा था और हैमरलिंग ने इसको क्या कहा था? कोशिका का डायरेक्टर कहा। क्यों कहा? क्योंकि यह कोशिका के अंदर सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका में पाए जाने वाले, यानी कि अपनी बॉडी में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इस केंद्र के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं कि केंद्र की उत्पत्ति कैसे होती है। केंद्र की उत्पत्ति, जैसे हमने कोशिका पढ़ी थी और कोशिका जब पढ़ी थी तो कोशिका की खोज किसने की? ये किसने किया, वो किसने किया, वो हमने देखा उसमें। लेकिन एक चीज और देखी थी हमने कि रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये बात रुडोल्फ विर्चोव ने कही थी और सेम वही बात केंद्र के लिए स्ट्रासबर्गर ने कही थी। स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा था? स्ट्रासबर्गर के अनुसार केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित केंद्रक के विभाजन से होती है।
पूर्व में उपस्थित केंद्रक के विभाजन से होती है, विभाजन से होती है। ये बात किसने कही? स्ट्रासबर्गर ने। क्या कहा कि जो नए केंद्र का निर्माण है वो पूर्व में उपस्थित केंद्रक के द्वारा, पूर्व में उपस्थित केंद्रक के विभाजन से होता है। तो खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, हैमरलिंग ने दो नाम दे दिए, नियंत्रक केंद्रक और नियंत्रक केंद्र और कोशिका का डायरेक्टर कहा। स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा कि केंद्र की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित केंद्रक के विभाजन से होती है। अब देखो केंद्रक जो है वो कोशिका में करता क्या है ये देखते हैं अपन। तो हमने अभी देखा कि केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को कोशिका का नियंत्रक केंद्र, कोशिका का नियंत्रक केंद्र, केंद्र कहते हैं। अब केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रक कहलाता है, कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आनुवांशिकी पदार्थ, आनुवांशिकी पदार्थ जैसे डीएनए कहां पर पाया जाता है? आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए, इसके बाद हम बात करें आरएनए। आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए तथा आरएनए व आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। हम बात करेंगे केंद्रक में और क्या क्या उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए यानी कि क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन कहां पर उपस्थित होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक क्या करता है कि कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब हम बात करें कि केंद्रक का आकार यानी कि इसका साइज क्या होता है? आकार नहीं, इसके साइज की बात करते हैं। केंद्रक की साइज, केंद्रक का साइज या आकार जो है वो कोशिका तथा कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रक का आकार, ये केंद्रक की आकृति या साइज कोशिका की आकृति या कोशिका के आयतन तथा कोशिका में पाए जाने वाले, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कैसे कि जितनी बड़ी कोशिका होगी उतना ही बड़ा केंद्रक होगा, या कोशिका में जितने अधिक गुणसूत्र होंगे उतना ही बड़ा केंद्रक होगा। यानी ऐसे कहा, हम ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रक का साइज, केंद्रक का की आकृति या साइज, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? साइज। साइज, केंद्रक का साइज जो है गुणसूत्रों की संख्या के समानुपाती होता है। हम ऐसे लिख दें, गुणसूत्रों की संख्या। तो केंद्रक का साइज जो है वो किसके समानुपाती होता है? गुणसूत्रों की संख्या के समानुपाती होता है। केंद्रक जो है, देखो केंद्रक तथा कोशिका के आयतन का एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। देखो ये नहीं है कि कोशिका का साइज कुछ ही है और केंद्र का साइज ऐसे कि भी पूरी की पूरी कोशिका को घेर लेगा, या ऐसा कुछ नहीं होता है। कोशिका का वॉल्यूम यानी कि कोशिका का आयतन तथा केंद्र का आयतन, दोनों के आयतन एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। और इसके लिए हर्टविग ने कहा था, हर्टविग एक साइंटिस्ट है, हर्टविग ने क्या कहा था कि ये जो अनुपात, ये जो निश्चित अनुपात जो होता है किसका? केंद्रक तथा कोशिका के आयतन का, ये जो निश्चित अनुपात जो होता है वो कोशिका विशिष्ट होता है। केंद्रक व कोशिका के आयतन का यह
निश्चित अनुपात कोशिका विशिष्ट होता है, कोशिका विशिष्ट होता है। कोशिका विशिष्ट होता है। कैसे? हर्टविग ने क्या कहा कि केंद्रक व कोशिका, यानी कि केंद्रक और कोशिका का जो अनुपात होता है वो कोशिका विशिष्ट होता है। सभी कोशिकाओं में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग कोशिकाओं में यह अनुपात अलग अलग होता है, इसलिए यह कैसा होता है कि कोशिका विशिष्ट होता है। हर्टविग के अनुसार, हर्टविग ने एक फॉर्मूला दिया था, यहां पर लिखे हम, हर्टविग के अनुसार यह जो अनुपात होता है, ये जो केंद्रक का अनुपात है, इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट होता है। और इसे हमें ये लिख दें, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स कहते हैं, या इसको हम कैरियोप्लाज्म इंडेक्स कहते हैं, कैरियोप्लाज्म इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो अनुपात किसने कहा था, हमें ये याद रखना है, किसने कहा था? हर्टविग ने कहा था कि ये जो केंद्रक और कोशिका के आयतन का निश्चित अनुपात जो होता है वो कोशिका विशिष्ट होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स। और न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स कह दो, या हम न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं, तो इसे क्या कह दिया? कैरियोप्लाज्म इंडेक्स कहते हैं। कैरियोप्लाज्म इंडेक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स यानी NI क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स, या इसको आप क्या लिखो? KI, कैरियोप्लाज्म इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स या कैरियोप्लाज्म इंडेक्स इज इक्वल टू VN। ये VN क्या हो गया? यहाँ पर केंद्रक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय VC माइनस VN। ये फॉर्मूला दिया था कि ये एक इनका निश्चित अनुपात पाया जाता है। यहां पर देखो NI इज इक्वल टू क्या हो गया? NI इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स, और अब VN की बात करें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो ये हो गया वॉल्यूम। देखो यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, इसको याद करना है। किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। ये एक निश्चित अनुपात होता है किसका? केंद्रक के आयतन का और कोशिका के आयतन का, और इसी अनुपात में घटता है, इसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखो NI इज इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। NI इज इक्वल टू क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स, या अपन KI कह सकते हैं, कैरियोप्लाज्म इंडेक्स। VN हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और VC वॉल्यूम ऑफ सेल। तो ये कहा था हर्टविग ने। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना का अध्ययन करते हैं। केंद्रक की संरचना के अंदर हम देखते हैं कि केंद्रक में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर या संरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। हम इन 4 भागों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो कौन सा हो गया आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड की बात करेंगे हम, इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्लाज्म की। थर्ड हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका की। फोर्थ हम देखेंगे इसमें क्रोमैटिन, क्रोमैटिन की स्टडी करें। तो संरचना में हम 4 भाग पढ़ेंगे। ठीक है,
एक हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको हम किसके साथ पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक का यहाँ पर एक एक को लेकर के चलते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली की बात करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली या हम इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम कैरियोथिका भी कहते हैं, कैरियोथिका। ये आपके केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका। केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, केंद्रक झिल्ली कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। हम यहाँ पर देखें कि ये है आपका, सिर्फ हम केंद्रक का डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपके, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है केंद्रक के चारों तरफ। इस तरह से पाई जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एक ही होगी और एक ही होगी, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो केंद्रक जो है, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। बाह्य झिल्ली जो होती है, बाह्य झिल्ली पर ER क्या है यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जुड़ा रहता है, ER तथा राइबोसोम जुड़े रहते हैं, राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं, हमने तो नहीं देखा इसमें, यहां पर जुड़े हुए हैं क्या, ये देखो हम जोड़ देते हैं इसको। ये देखो राइबोसोम के कण यहाँ पर उपस्थित है, कौन सी झिल्ली के ऊपर, बाह्य झिल्ली के ऊपर। दो झिल्लियां पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन होता है, एक बाह्य झिल्ली तथा एक आंतरिक झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली के ऊपर इस तरह से राइबोसोम्स के कण जुड़े रहते हैं और अंतरप्रद्रवी जालिका जुड़ी रहती है। इस तरह से देखो, हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो उसमें इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से पाया जाता है। तो देखो ये क्या है, राइबोसोम के कण, राइबोसोम हमने पढ़ लिया था। राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं, कोशिका द्रविक और कोशिकांगी राइबोसोम्स पढ़े थे। तो ये आपके हो गए राइबोसोम। ये जो केंद्रक झिल्ली जो है, ये तो हो गई आपकी बाह्य झिल्ली, बाह्य केंद्रक झिल्ली, और ये हो गई आपकी आंतरिक केंद्रक झिल्ली, आंतरिक केंद्रक झिल्ली। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं केंद्रक, और ये हमने बनाया केंद्रक का डायग्राम, कोशिका को हटा दिया हमने, हम केंद्रक की स्टडी कर रहे हैं। ये देखो केंद्रक जो है इसके अंदर इस तरह से पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन युक्त केंद्रक होता है। तो ये रही आपकी कोशिका और ये रहा आपका केंद्रक उपस्थित। तो इस तरह से ये संरचना पाई जाती है, यानी कि इस तरह से कोशिका केंद्र के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक केंद्रक झिल्ली। बाह्य झिल्ली पर राइबोसोम्स के कण जुड़े रहते हैं, यानी कि ये सपाट नहीं होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, यहां पर कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं जुड़ा हुआ। तो आंतरिक झिल्ली जो है वो सपाट होती है, आंतरिक झिल्ली सपाट होती है। ठीक है, इस आंतरिक झिल्ली के पास हम आगे पढ़ेंगे, जब न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ेंगे, इस आंतरिक झिल्ली के पास गाढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। और उस न्यूक्लियर लेमिना जो है वो केंद्रक झिल्ली की सहायता से ये क्रोमोसोम जो होते हैं उसको इस तरह से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपने देखा नहीं, आपने तो सोचा होगा यहाँ पर बीच बीच टूटी फूटी कैसे हैं। तो ये क्या है, केंद्रक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें हम केंद्रक छिद्र कहते हैं, और ये केंद्रक छिद्र को हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं।
ठीक है। अब न्यूक्लियोपोर नहीं होगा तो एमआरएनए का जब निर्माण होता है और केंद्रक में राइबोसोम का निर्माण होता है, केंद्रक में एमआरएनए का निर्माण होता है, केंद्रक में प्रोटीन्स बनती है, तो वो कैसे आएगी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कोई भी पदार्थ केंद्रक में कैसे जाएगा, तो उन देखो केंद्रक के और कोशिका के द्रव्य के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मटेरियल और केंद्रक में पाए जाने वाले मटेरियल का आदान प्रदान करने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। अब ये देखो केंद्रक झिल्ली में अनेक न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अब देखो मैं एक छिद्र बनाते हैं यहाँ पर, ये क्या है, मैंने केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले एक पोर का निर्माण किया। इस पोर के चारों तरफ एक प्लेट पाई जाती है, इस तरह से गोलाकार प्लेट पाई जाती है इनके। अब यहाँ पर बनाते हैं हम ये पोर बना दिया, क्या बना दिया, पोर यानी कि छिद्र, और इस छिद्र के चारों तरफ इस तरह से प्लेट पाई जाती है, एन्युलर प्लेट कहते हैं, एन्युलस या वलयिका। वलयिका पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो वलयिका इसके चारों तरफ उपस्थित होती है और इसके केंद्र में क्या है, ये तो क्या आपका वलयिका और ये है केंद्रक छिद्र। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि केंद्रक छिद्र के चारों ओर यानी कि न्यूक्लियोपोर के चारों तरफ गोलाकार प्लेट पाई जाती है, गोलाकार प्लेट पाई जाती है, जिसे एन्युलस कहते हैं, एन्युलस, या हम इसे क्या कहते हैं, वलयिका, वलयिका कहते हैं। अब हम देखो कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स ये कहलाते हैं। ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि केंद्रक छिद्र सम्मिश्र, केंद्रक छिद्र सम्मिश्र। ये दोनों संरचनाएं जो मिलकर के क्या बनाती है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स या केंद्रक छिद्र सम्मिश्र बनाती है। यहाँ पर ये देखो, ये जो है अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। एक अकेला नहीं है, केंद्रक छिद्र तथा वलयिका दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। इज इक्वल टू केंद्रक छिद्र प्लस क्या है, वलयिका। ये हो गया आपका केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है। केंद्रक बाह्य झिल्ली के साथ राइबोसोम के कण चिपके हुए पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली सपाट होती है और देखो इसके बाह्य झिल्ली के साथ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपकी रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली का निर्माण करती है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में हम कोशिका विभाजन के दौरान पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इसमें केंद्रक झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। न्यूक्लियोपोर के या केंद्रक छिद्र के चारों तरफ एक प्लेट पाई जाती है, जिसे हम एन्युलस कहते हैं। एन्युलस तथा केंद्रक छिद्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। केंद्रक छिद्र के द्वारा क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कौन से पदार्थों का, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले पदार्थों का एक्सचेंज होता है। ये था आपका केंद्रक झिल्ली। फर्स्ट हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। सेकंड बात करते हैं हम सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव।
केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव की बात करेंगे। केंद्रक द्रव सेकंड टॉपिक है, केंद्रक द्रव, या हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो कोशिका, इस केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, यहां पर लिखते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कहां पर उपस्थित है? केंद्रक में पाया जाने वाला, केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव पदार्थ जो है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। अब ये जो केंद्रक द्रव है इसमें क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए, देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से डीएनए यानी कि गुणसूत्र तो पाए जाते हैं, हम डीएनए लिख दें या गुणसूत्र, गुणसूत्र कोमा प्रोटीन्स, दो प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो देखो प्रोटीन पाई जाती है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सीधा लिख देते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, एंजाइम। और इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि पाए जाते हैं। तो केंद्रक द्रव जो है वो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड होता है और इसके अंदर देखो डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। दो प्रकार की प्रोटीन है, कौन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। आरएनए पाया जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, खनिज लवण मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम पाए जाते हैं। तो ये जो पदार्थ है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक बॉडी पाई जाती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो अपना नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसमें एक बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की, यहीं पर बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स केंद्रक मैट्रिक्स, देखो गाढ़ा द्रव होता है। हम बात करें कि यह क्या है? एक जेली समान द्रव है। पहले लिख लेते हैं ये गाढ़ा यानी कि जेली समान द्रव है, जेली समान द्रव जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में झिल्ली के पास, झिल्ली के पास पाया जाता है। अब इस देखो ये गाढ़ा जेली समान द्रव है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स पे कहते हैं। और ये कहाँ पर? देखो ये देखो, ये मैंने जो ग्रीन डॉटर लगाया है ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाता है। इस तरह की संरचना पाई जाती है। यानी कि ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है ये क्रोमोजोम्स के, मैंने कहा था क्रोमेटिन के धागे या क्रोमोजोम्स जो पाए जाते हैं केंद्र के अंदर, अभी बात करेंगे। तो उसके जो एंड सिरे जो होते हैं ये क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम की बात करें, ये देखो ये है आपका क्रोमोजोम और इस क्रोमोजोम का ये जो सिरा है और इधर का ये जो अंतिम सिरा जो है इसे हम टीलोमियर कहते हैं। जब क्रोमोजोम की संरचना पढ़ेंगे उसमें देखेंगे टीलोमियर। ये जो टीलोमियर है इन टीलोमियर को दोनों तरफ से ऐसे पकड़े रखता है ताकि गुणसूत्र जो है या क्रोमेटिन जो है इनके गुच्छे नहीं बनते और वो क्या है ऐसे सीधे पड़े रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो इसमें देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या करता है, ये जो द्रव कैसा होता है? जेली समान द्रव होता है और नॉर्मली कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली के पास पाया जाता है। इसे न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। यह
क्रोमेटिन के अंतिम सिरों यानी ब्रैकेट में लिख दो टीलोमियर्स को होल्ड करता है, पकड़े रहता है, यानी कि होल्ड करता है, उनको पकड़े रहता है, ताकि क्रोमेटिन जो है वो अपनी शेप में बने रहते हैं, अपनी आकृति में बने रहते हैं, उनके गुच्छे नहीं बनते। तो गुच्छे होने से बचाने का काम कौन करके जाता है? ये कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करके जाता है। और ये किसको पकड़ता है? टीलोमियर्स को पकड़ता है। टीलोमियर क्या होते हैं? गुणसूत्रों के एंड क्या कहलाते हैं? टीलोमियर से कहलाते हैं। इसके बाद देखो, ये हमने पढ़ा केंद्रक द्रव पढ़ा। केंद्रक द्रव दो प्रकार का हो गया। नॉर्मल द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसमें डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन, दोनों प्रकार के हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और आरएनए पाया जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसमें खनिज लवण जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इस केंद्रक द्रव में गाढ़ा जेली के समान द्रव पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। ये है न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियर लेमिना। तो हम यहां पर ये लिख देते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियर लेमिना, ये वाला भाग, इसे हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। तो केंद्रक द्रव का एक गाढ़ा भाग क्या कहलाता है? न्यूक्लियर लेमिना। और न्यूक्लियर लेमिना किसको होल्ड करने का काम करता है? टीलोमियर्स को होल्ड करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ, जो हमारा थर्ड जो है वो न्यूक्लियोलस पढ़ते हैं, केंद्रिका। थर्ड टॉपिक है केंद्रिका, और केंद्रिका को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसकी खोज फोंटाना ने की थी। और न्यूक्लियोलस देखो इस तरह से, यहां पर मैं एक साइड में बना रही हूं, ये वाला जो गाढ़ा जो भाग है यहां पर केंद्रिका पाई जाती है, इसे हम केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस की खोज अब लिख देते हैं। खोज किसने की थी? न्यूक्लियोलस की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। खोज किसने की थी? फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने, बहुत बार पूछा जाता है। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो ये जो केंद्रिका है कहां पर पाई जाती है? केंद्रिका केंद्रक द्रव में परिधि की ओर पाई जाती है, परिधि की ओर स्थित होती है। कहां पर पाई जाती है? केंद्रक के अंदर परिधि की ओर स्थित होती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। और देखो केंद्रिका जो है, केंद्रिका की संख्या की बात करें तो नॉर्मली जो इसके एक कोशिका में एक केंद्रिका पाई जाती है। हम यहां पर इसकी संख्या की बात करते हैं। संख्या की बात करें तो सामान्यतया एक केंद्रक में, सामान्यतया एक केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती है। एक केंद्रिका पाई जाती है। एक केंद्रक में एक केंद्रिका उपस्थित होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा केंद्रिकाएं भी पाई जाती है। जैसे हम प्याज की बात करते हैं, प्याज के कोशिका के अंदर 4 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। एक केंद्रक में कितनी केंद्रिकाएं होती है? 4 केंद्रिकाएं। वहीं हम अगर देखें उभयचर प्राणी है एक जीनोपस में एक केंद्रक में कितनी केंद्रिकाएं होती हैं? लगभग 1600 केंद्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो कितनी केंद्रिकाएं होगी? लगभग 1600 केंद्रिकाएं पाई जाती है। अब हम इसकी उत्पत्ति की बात करें कि जो केंद्रिका की उत्पत्ति जो है वो किससे होती है? केंद्रिका की उत्पत्ति
केंद्रिका की उत्पत्ति, पहले मैं लिख देती हूं फिर अपन इसको समझते हैं। केंद्रिका की उत्पत्ति गुणसूत्र पर पाए जाने वाले, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले NOR रीजन से होती है, NOR से होती है। अब ये NOR क्या होता है? गुणसूत्र के द्वारा होता है, इतना तो हमें पता है कि केंद्रिका की उत्पत्ति किसके द्वारा होगी? गुणसूत्र के द्वारा होगी। और सभी गुणसूत्र केंद्रिका का निर्माण नहीं करते हैं, वो गुणसूत्र जिसमें NOR पाया जाता है। देखो ये आपका क्या है? गुणसूत्र है। यहां पर मैं गुणसूत्र बनाती हूं, ये गुणसूत्र बनाया मैंने, ये गुणसूत्र है। नॉर्मल हम गुणसूत्र देखते हैं कि इस तरह का होता है। इस गुणसूत्र का ये जो केंद्र बिंदु है इसको हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु। इस गुणसूत्र बिंदु नॉर्मल क्रोमोसोम की संरचना तो ऐसी होती है, लेकिन कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसके अंदर इस एक गुणसूत्र बिंदु के अलावा, इसको हम कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। देखो यहां से ये अगर ऐसे हो तो ये बीच में से मुड़ गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया, इसका संकुंचन हो गया, और संकुंचन होकर के इसने किसका निर्माण किया? गुणसूत्र बिंदु का। तो कई गुणसूत्र, कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसमें इस एक संकुंचन के अलावा दूसरा संकुंचन भी पाया जाता है। यहां पर हम देखें, ये देखो ये दूसरा संकुंचन भी यहां पर उपस्थित है। तो ये जो है इस गुणसूत्र बिंदु को हम प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। अभी हम इसकी गुणसूत्र की संरचना की बात करेंगे, गुणसूत्र पढ़ेंगे तब देखेंगे प्राथमिक संकीर्णन। और इस प्राथमिक संकीर्णन के अलावा पाया जाता है दूसरा एक द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन। ये जो द्वितीयक संकीर्णन होता है ये कुछ एक गुणसूत्रों में पाया जाता है, सभी प्रकार के गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब हम जीनोपस की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं, जीनोपस में 1600 गुणसूत्र ऐसे होंगे जिसमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, तभी तो 1600 केंद्रिकाएं पाई जाती है। हमेशा ये केंद्रिकाएं जो है वो किसके द्वारा निर्मित होती हैं? इस द्वितीयक संकीर्णन के चारों तरफ एक क्षेत्र पाया जाता है और इस क्षेत्र को हम NOR कहते हैं। NOR का मतलब है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यानी कि इसको क्या कहेंगे? केंद्रिका संगठक क्षेत्र, इसे कहेंगे केंद्रिका संगठक क्षेत्र कहते हैं। क्या है ये? केंद्रिका संगठक क्षेत्र, यानी कि जहां से केंद्रिका का निर्माण होता है उसे कहते हैं NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यानी कि कुछ एक गुणसूत्रों पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है और वही गुणसूत्र किसका निर्माण करते हैं? केंद्रिका का निर्माण करते हैं। और केंद्रिका हमेशा इन गुणसूत्रों के साथ जुड़ी ही रहती है। कौन से क्षेत्र के साथ? NOR रीजन, यानी कि NOR के साथ जुड़ी ही रहती है हमेशा। ये हमेशा क्या होती है? एक गुणसूत्र के साथ जुड़ी हुई रहेगी। कौन से गुणसूत्र के साथ? जहां से इसका निर्माण हुआ है वहां से कभी भी अलग नहीं होती है। तो ये क्या है? केंद्रिका। अब ये केंद्रिका इसके साथ जुड़ी रहेगी। तो केंद्रिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रिका की उत्पत्ति गुणसूत्र पर पाए जाने वाले NOR से होती है और NOR की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। अब ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है ये कुछ एक गुणसूत्रों पर पाया जाता है। यहां पर हम मानव की बात करते हैं कि मानव में ऐसा कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में 5 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिसमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है। हम लिखें मानव में 5 गुणसूत्रों पर NOR पाया जाता है। कितने गुणसूत्रों पर? 5 गुणसूत्रों पर NOR पाया जाता है। कौन कौन से? हमें ये याद रखना है 13, 14, 15, 21 एंड 22। कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स? मानव में 5 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो केंद्रिका का निर्माण करते हैं।
कौन कौन से ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो केंद्रिका का निर्माण करते हैं? तो 13, 14, 15, 21 एंड 22, ये 5 जो गुणसूत्र हैं इनके ऊपर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है, और जिससे न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, केंद्रिका का निर्माण होता है। अब केंद्रिका का कार्य क्या है? केंद्रिका के कार्य की बात करते हैं। यहां पर इसके देखो कार्य देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है मुख्य रूप से। तो केंद्रिका में हमें यह भी याद रखना है, केंद्रिका में आरआरएनए का निर्माण होता है। मुख्य रूप से किसका? सिर्फ और सिर्फ आरआरएनए का निर्माण होता है। तो आरआरएनए का निर्माण होता है। अब ये आरआरएनए क्या है? आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो केंद्रिका का कार्य हमने देखा, केंद्रिका के द्वारा राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। केंद्रिका जो है वो कोशिकाओं में मुख्य रूप से सामान्यतः एक कोशिका के केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती है। प्याज में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती है। जीनोपस में 1600 केंद्रिकाएं पाई जाती है। उत्पत्ति कहां से होती है? वे गुणसूत्र जिसके ऊपर NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है, उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है और हमेशा इसके साथ जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहां पर पाया जाएगा? वे गुणसूत्र जिसमें द्वितीयक संकीर्णन, यानी कि इस गुणसूत्र बिंदु के अलावा एक और बिंदु पाया जाता है जिसे हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। तो उस संकीर्णन के चारों ओर रीजन जो पाया जाता है उसे NOR कहते हैं। उसके बाद हम लास्ट की बात करते हैं, हमारा क्रोमेटिन पार्ट, केंद्रक में पाया जाने वाला क्रोमेटिन भाग। फोर्थ हमारा कौन सा है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, या इसे हम ऐसे लिख दे हिंदी में, क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ कौन सा होता है? केंद्रक में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ। केंद्रक में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ। क्रोमेटिन कहलाता है। अब देखो ये आपका केंद्रक है और इसमें इस तरह से धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, इस तरह से संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो है इसमें ये क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन एक डीएनए, इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन, 2 प्रकार के प्रोटीन पाई जाते हैं। कौन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन, अभी हमने पढ़ा था हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब ये जो क्रोमेटिन धागे जो हैं ये धागों के एक जाल के रूप में पाया जाता है। जाल के रूप में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। जाल के रूप में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। इसको क्षारीय फ्यूसिन तथा एसिटोकार्मिन के द्वारा अपन डाई करते हैं। किस पदार्थ को? इस क्रोमेटिन पदार्थ को हम फ्यूसिन तथा क्षारीय फ्यूसिन तथा एसिटोकार्मिन के द्वारा अभिरंजित करते हैं। अभिरंजन किसके द्वारा किया जाता है? एसिटोकार्मिन के द्वारा। जब इसका अभिरंजित करते हैं तो इसके अपने को 2 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं।
एक तो होता है जो हल्का अभिरंजित होता है। अगर अपन ऐसे कहें कि जैसे दो इस तरह के कोई गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर है या धागा जो है इसको हम किसी डाई में डालते हैं और एक इस तरह के कम गुत्थे हुए धागे को डाई में डालते हैं, तो ये वाला भाग हमें गहरा अभिरंजित दिखाई देगा और ये वाला भाग जो है वो हल्का अभिरंजित दिखाई देगा। तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। जो हल्का अभिरंजित भाग होता है उसे कहते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन भाग, तथा जो गहरा अभिरंजित होता है उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। इसको हम लिखें हल्का अभिरंजित, हल्का अभिरंजित, और ये क्या है, गहरा अभिरंजित होता है, गहरा अभिरंजित भाग। ये तो इस तरह से नॉर्मल इस तरह से पाया जाता है और ये पूरा इस तरह से गुथा हुआ पाया जाता है। इसके अंदर डीएनए की मात्रा कम होती है, डीएनए कम होता है, इसमें डीएनए अधिक होता है। यह उपापचयी रूप से कम सक्रिय होता है, उपापचयी रूप से कम सक्रिय, जबकि यह क्या है, अधिक सक्रिय होता है। यह उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो उपापचयी रूप से कम सक्रिय होता है। कम सक्रिय का मतलब ये होता है कि हमें पता है यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से एमआरएनए बनता है। अगर डीएनए फ्री होगा, यहाँ पर इस तरह से डीएनए का धागा फ्री मिल जाता है, तब इसके ऊपर एंजाइम्स कार्य करते हैं और इसको एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से गुथा हुआ होता है तो बहुत कम इसको डीएनए फ्री मिलता है और एमआरएनए का निर्माण कम होता है, यानी कि इसमें एमआरएनए कम बनता है, कम बनता है और इसमें एमआरएनए अधिक बनता है। एमआरएनए अधिक बनता है, हालांकि डीएनए इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें कि ये वाला तो इतना ही भाग है और ये वाला इतना सारा भाग है, तो डीएनए की मात्रा कहाँ पर ज्यादा होगी, हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए जो है वो अधिक होगा। और जो यूक्रोमेटिन भाग है इसमें डीएनए की मात्रा तो कम होगी लेकिन डीएनए फ्री मिल जाता है, तो यहाँ पर एमआरएनए ज्यादा बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय। तो हमने इसके केंद्रक के 4 भाग पढ़े, कौन कौन से, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, केंद्रिका पढ़ी, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा तथा क्रोमेटिन भाग पढ़ा। क्रोमेटिन भाग का मुख्य कार्य क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का संचरण करना। तो हम केंद्रक की बात करें, केंद्रक के कार्य की बात करें, अब हम केंद्रक के कार्य देखते हैं। किसके, केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक का मुख्य कार्य तो क्या हो गया, आनुवंशिकी गुणों का संचरण, आनुवंशिकी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण। मुख्य कार्य तो क्या होता है, आनुवंशिकी गुणों का संचरण करना। दूसरा अगर हम देखें तो कोशिका के या शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का, उपापचयी, कोशिका के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसीलिए हैमरलंग ने इसको क्या कहा था, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, क्रियाओं का नियंत्रण। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट अपने